जरा सोचिए, एक ऐसा फैसला जो करोड़ों कामकाजी लोगों की जिंदगी से जुड़ा हो, और उस फैसले के लिए सामने हो 2000 पन्नों का भारी भरकम दस्तावेज, लेकिन समय सिर्फ 4 घंटे का। यह सुनने में ही अजीब लगता है और सोचने पर और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि बात किसी छोटी सी फाइल या साधारण बैठक की नहीं है। बात है देश के उन करोड़ों लोगों के भविष्य की, जिनकी मेहनत की कमाई, रिटायरमेंट की सुरक्षा और बुढ़ापे का सहारा इन्हीं नियमों और इन्हीं फैसलों पर टिका हुआ है। हाल ही में नई दिल्ली में ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के दौरान ठीक यही तस्वीर सामने आई। बंद दरवाजों के पीछे, भारी दस्तावेजों के बीच और बेहद कम समय में ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जिनका असर सीधे कर्मचारियों की जमा पूंजी, पेंशन और भविष्य की सुरक्षा पर पड़ता है। यह सिर्फ एक बैठक नहीं थी, यह एक ऐसा मोड़ था जहां यह तय हो रहा था कि देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था किस दिशा में जाएगी, और इसी वजह से यह पूरी चर्चा बेहद अहम हो जाती है। आज की इस चर्चा में जो जानकारी सामने आई है वह सीआईटीयू के राष्ट्रीय सचिव और सीबीटी मेंबर आर करुमलयन की विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित है। यानी यह कोई अंदाजा नहीं, कोई अफवाह नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया की अंदरूनी तस्वीर है जो आमतौर पर आम लोगों की नजरों से दूर रहती है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी। जब हम इस बैठक की प्रकृति को देखते हैं तो सबसे पहले जो बात चौंकाती है वह है समय और सामग्री के बीच का असंतुलन। सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक दोपहर 3 बजे समाप्त हो गई, यानी कुल 4 घंटे। और इन 4 घंटों में सामने थे 29 एजेंडा आइटम, लगभग 2000 पन्नों के दस्तावेज, और वह भी 4 अलग अलग वॉल्यूम्स में बंटे हुए। अब जरा सोचिए, इतने बड़े दस्तावेजों को पढ़ना, समझना, विश्लेषण करना, सवाल उठाना, आपत्ति दर्ज करना और फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, क्या यह सब 4 घंटे में संभव है? मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव लगता है। यही वह बिंदु है जहां प्रक्रिया पर सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि जब फैसले इतने बड़े हों तो उनकी तैयारी भी उतनी ही गंभीर होनी चाहिए। अगर किसी बैठक में इतने महत्वपूर्ण कागजात इतने कम समय में रख दिए जाएं, तो रचनात्मक चर्चा कैसे होगी, गहन विश्लेषण कैसे होगा, और सबसे जरूरी बात, करोड़ों लोगों के हितों की सही तरह से रक्षा कैसे होगी? यही वह जगह है जहां पारदर्शिता, भागीदारी और सावधानी की मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बैठक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विषय नए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का ड्राफ्ट रहा। यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं था। इसके दायरे में ईपीएफ, ईपीएस 95 और ईडीएलआई जैसी बड़ी योजनाएं आती हैं, यानी कर्मचारियों की भविष्य निधि, पेंशन व्यवस्था और जीवन बीमा से जुड़े नियमों में बड़े बदलावों की तैयारी। यह वही क्षेत्र है जहां एक छोटी सी नीति भी लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इस 436 पन्नों के ड्राफ्ट की सॉफ्ट कॉपी बैठक से सिर्फ एक रात पहले दी गई थी। सिर्फ एक रात पहले। यह स्थिति अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। किसी विद्यार्थी को परीक्षा से एक रात पहले नया सिलेबस दे दिया जाए और कहा जाए कि सुबह उसी पर निर्णय देना है, तो वह स्थिति कितनी असहज होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक उसी तरह इतने गंभीर और तकनीकी मसले पर इतनी जल्दबाजी में कोई सार्थक, सम्यक और न्यायसंगत चर्चा होना बेहद कठिन हो जाता है। सरकार का इस दृष्टि से देखें तो उसका तर्क यह है कि पुरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाए, नियमों को सरल किया जाए और सोशल सिक्योरिटी कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाए। सरकार चाहती है कि प्रणाली ज्यादा तेज, ज्यादा सुव्यवस्थित और ज्यादा प्रभावी बने। उसका कहना है कि पुरानी जटिलताओं को हटाकर एक नया ढांचा तैयार किया जाए ताकि आने वाले समय में कामकाज आसान हो सके। यह दृष्टिकोण अपने आप में गलत नहीं कहा जा सकता। व्यवस्था को बेहतर बनाना, उसे समय के साथ जोड़ना और प्रक्रियाओं को आधुनिक करना किसी भी सरकार की प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेड यूनियनों की चिंता भी उतनी ही गंभीर है। सीआईटीयू, एचएमएस, बीएएमएस और अन्य श्रमिक संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ नीति का सवाल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन भर की कमाई और वृद्धावस्था की सुरक्षा का सवाल है। उनका तर्क है कि इतने बड़े फैसलों को जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। इन पर खुली चर्चा होनी चाहिए, सभी पक्षों की राय सुनी जानी चाहिए और त्रिपक्षीय संवाद के जरिए निर्णय होना चाहिए। सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी तीनों को साथ बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। यही लोकतांत्रिक और संतुलित तरीका है। यहीं से असली टकराव शुरू होता है, गति बनाम सावधानी का टकराव। सरकार चाहती है कि प्रणाली जल्दी चले, जबकि यूनियनें चाहती हैं कि कहीं कोई ऐसा कदम न उठ जाए जिससे आम कर्मचारी नुकसान में चला जाए। यह बहस नई नहीं है, लेकिन जब मामला रिटायरमेंट फंड और पेंशन का हो, तब यह बहस और भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि यहां गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसी बैठक में ब्याज दर का मुद्दा भी सामने आया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए
ईपीएफ बैलेंस पर 8.50% की ब्याज दर तय की गई। यह निर्णय बोर्ड की सिफारिश के रूप में सामने आया, जिसे आगे सरकार द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। यूनियनों की तरफ से मांग की गई थी कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए ब्याज दर को और बेहतर किया जाए, लेकिन बोर्ड ने 8.25% को ही बनाए रखने की सिफारिश की। आम कर्मचारियों के लिए यह आंकड़ा सिर्फ 1% नहीं होता, यह उनके भविष्य की बचत, उनके बच्चों की जरूरतों और उनके बुजुर्ग जीवन की स्थिरता से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस आंकड़े ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह था इनोऑपरेटिव खातों का। ईपीएफओ के पास 31 मार्च 2025 तक 31 OT3000 इनोऑपरेटिव खाते हैं और इनमें लगभग 10,81 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है, और जब करोड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए निष्क्रिय पड़े हों तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हुआ और इसका समाधान कैसे निकाला जाए। इनोऑपरेटिव खाता क्या होता है यह भी समझना जरूरी है। जब कोई सदस्य 55 वर्ष की उम्र पार कर लेता है या रिटायर हो जाता है और उसके बाद 3 साल तक खाते में कोई नया योगदान नहीं आता, तो उस खाते को इनोऑपरेटिव घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उस खाते पर ब्याज मिलना भी बंद हो जाता है। कई बार लोग अपनी पुरानी नौकरी का पीएफ नई नौकरी में ट्रांसफर नहीं कराते। कई मामलों में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और परिवार को उस खाते की सही जानकारी ही नहीं होती। नतीजा ये होता है कि बड़ी रकम वर्षों तक पड़ी रहती है और उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। इसी समस्या को देखते हुए बोर्ड ने एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत जिन खातों में 1,000 रुपए या उससे कम की राशि है, उन्हें ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट के दायरे में लाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि बिना फॉर्म भरे, बिना बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाए, ये रकम सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जा सकेगी। पहले चरण में करीब 13,33,000 खातों को कवर करने की योजना है, जिनकी कुल राशि लगभग 5,68,00,000 रुपए बताई गई है। अब सवाल यह उठता है कि जब हजारों करोड़ रुपए निष्क्रिय पड़े हैं, तो शुरुआत सिर्फ छोटे खातों से क्यों की गई? इस सवाल का जवाब जोखिम प्रबंधन में छिपा है। जब इतनी बड़ी संख्या में खातों और पैसों का प्रबंधन करना हो, तो व्यवस्था को एकदम बड़े पैमाने पर लागू करना सुरक्षित नहीं माना जाता। इसलिए पहले छोटे स्तर पर सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है। यह देखा जाएगा कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं, आधार और बैंक खाते का जुड़ाव ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और कहीं किसी तकनीकी या मानवीय त्रुटि की संभावना तो नहीं है। अगर यह मॉडल सफल रहता है तो आगे बड़े खातों पर भी इसे लागू किया जा सकता है। यह कदम तकनीक के इस्तेमाल के जरिए नौकरशाही की जटिलताओं को कम करने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। लेकिन हर तकनीकी बदलाव के साथ यह सवाल भी जुड़ा रहता है कि कहीं प्रक्रिया इतनी स्वचालित न हो जाए कि मानवीय न्याय, संवेदनशीलता और शिकायत निवारण का रास्ता ही कमजोर पड़ जाए। यही संतुलन सबसे कठिन है। तकनीक मदद करे, यह जरूरी है, लेकिन तकनीक इंसान की आवाज को दबा दे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए सबसे ज्यादा अहम है, और वह है EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन। इस विषय पर बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, केवल एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। मौजूदा फंड संरचना पर तुरंत इतना बोझ डालना आसान नहीं है। इसके लिए या तो अलग से बजट चाहिए, या योगदान की दरों में बदलाव करना होगा, या फिर कोई नई वित्तीय व्यवस्था बनानी होगी। इसलिए इस मुद्दे पर सीधा फैसला टाल दिया गया। लेकिन यूनियन प्रतिनिधियों ने याद दिलाया कि पिछली बैठकों में इस विषय पर सकारात्मक संकेत दिए गए थे। आशा बनी थी कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर गंभीर पहल होगी, लेकिन इस बार उस विषय पर लगभग मौन ही रहा। यही मौन कई बार सबसे ज्यादा बोलता है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी काम किया है, उनके लिए न्यूनतम पेंशन सिर्फ रकम नहीं, सम्मान है, सुरक्षा है और एक सामान्य जीवन जीने का अधिकार है। इसी बैठक में नियोक्ताओं के लिए एक नया 133 पन्नों का SOP भी तैयार किया गया, जिसे पुराने 4 SOP को मिलाकर बनाया गया बताया गया। इस दस्तावेज को तेजी से मंजूरी दे दी गई। यूनियनों ने मांग की थी कि उन्हें इसे पढ़ने और समझने का पर्याप्त समय दिया जाए, क्योंकि इसका असर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों यानी एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स और वहां काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के भविष्य पर पड़ सकता है। लेकिन यह मांग स्वीकार नहीं की गई। छूट प्राप्त प्रतिष्ठान वे बड़ी कंपनियां होती हैं जिन्हें अपना अलग PF ट्रस्ट चलाने की अनुमति होती है, बशर्ते वे EPFO से कम बराबरी या उससे बेहतर रिटर्न दें। ऐसे संस्थानों के नियमों में बदलाव सीधे वहां काम करने वाले कर्मचारियों की पेंशन, योगदान और लाभ संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि यूनियनें इस दस्तावेज को इतनी जल्दी पास किए जाने पर सवाल उठा रही थीं। यहां एक बात और सामने आती है, जब कंपनियों के लिए अनुपालन आशा न बनाने वाले नियम तेजी से मंजूर हो जाते हैं,
और दूसरी तरफ न्यूनतम पेंशन जैसे मुद्दे पर खामोशी रहती है, तो प्राथमिकताओं का संतुलन स्वाभाविक रूप से चर्चा में आ जाता है। यह केवल नीति निर्माण का मामला नहीं, बल्कि यह तय करने का सवाल है कि व्यवस्था में किसकी आवाज पहले सुनी जाती है और किसकी बाद में। इसी तरह नई भर्तियों का मुद्दा भी चर्चा में रहा। तय किया गया कि ईपीएफओ की भर्ती अब आईबीपीएस के माध्यम से होगी। यह एक केंद्रीकृत और पारदर्शी प्रक्रिया की ओर कदम माना जा सकता है। लेकिन यूनियनों की आपत्ति यह थी कि स्थानीय भाषा, स्थानीय जरूरत और क्षेत्रीय कार्यप्रणाली को देखते हुए क्लेरिकल और जनसंपर्क स्तर की भर्तियां जोनल स्तर पर होनी चाहिए। भारत जैसे देश में, जहां हर कुछ 100 किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति और व्यवहार बदल जाता है, वहां स्थानीय समझ रखने वाले कर्मचारियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। यूनियनों का कहना है कि एक राष्ट्रीय एजेंसी से भर्ती करवाने से पारदर्शिता तो बढ़ सकती है, लेकिन जमीन पर सेवा की गुणवत्ता, संवाद और स्थानीय सुविधा पर असर पड़ सकता है। अगर कोई सदस्य किसी स्थानीय कार्यालय में जाता है और वहां उसे अपनी भाषा में सहज सहायता नहीं मिलती, तो व्यवस्था कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, वह आम इंसान के लिए कठिन ही बनी रहेगी। इसीलिए भर्ती नीति का सवाल भी केवल परीक्षा का नहीं, बल्कि सेवा की व्यवहारिकता का सवाल है। इन सभी मुद्दों को जोड़कर देखें तो तस्वीर बहुत साफ बनती है। एक तरफ सिस्टम को आधुनिक बनाने की कोशिश है, दूसरी तरफ कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की चिंता है। एक तरफ प्रक्रियाओं को तेज और डिजिटल बनाना है, दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी आम कर्मचारी इस बदलाव में पीछे न छूट जाए। यही वह जगह है जहां लोकतांत्रिक विमर्श की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और यही वह कारण है कि इस बैठक को सिर्फ एक प्रशासनिक घटना मान लेना गलत होगा। यह भविष्य के सामाजिक सुरक्षा ढांचे की दिशा तय करने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। यहां हर दस्तावेज, हर आंकड़ा, हर चुप्पी और हर मंजूरी का अपना अर्थ है। 8.25% की ब्याज दर, 10,181 करोड़ रुपए के निष्क्रिय खाते, 1,000 रुपए तक के खातों के लिए पायलट ऑटो सेटलमेंट, EPS 95 की न्यूनतम पेंशन पर चुप्पी, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए नया ESOP और IBPS आधारित भर्ती, इन सबको एक साथ देखें तो पता चलता है कि मामला कितना बड़ा और कितना जटिल है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या तकनीक सचमुच इस व्यवस्था को इतना सुचारू बना देगी कि लंबी बैठकों और भारी भरकम बहसों की जरूरत कम हो जाएगी? क्या एल्गोरिदम, ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम भविष्य में ऐसे फैसले ले पाएंगे जो आज इंसानी बातचीत से लिए जाते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या उसमें मजदूरों की आवाज सुरक्षित रहेगी? क्या पेंशन भोगियों की चिंता, कर्मचारियों की मांग और परिवारों की उम्मीद, इन सब की जगह कोई मशीन सही मायनों में ले सकेगी? यह वही सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में और ज्यादा अहम हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होती, यह भरोसे का नाम है। कर्मचारी अपने जीवन की कमाई इस उम्मीद से जमा करता है कि बुढ़ापे में वह सुरक्षित रहेगा। अगर उस भरोसे पर अनिश्चितता की धुंध छा जाए तो पूरा ढांचा कमजोर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि निर्णय तेज भी हों लेकिन न्यायपूर्ण भी हों, आधुनिक भी हों लेकिन संवेदनशील भी हों, तकनीकी भी हों लेकिन मानवीय भी हों। इसी सोच का इस साथ ये समझना चाहिए कि ईपीएफओ जैसी संस्था सिर्फ फंड संभालने वाली संस्था नहीं है। यह देश के करोड़ों परिवारों के भविष्य का एक भरोसेमंद स्तंभ है, और जब उस स्तंभ से जुड़ा कोई भी फैसला लिया जाए तो उसमें जल्दबाजी नहीं, गहराई होनी चाहिए। प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि कर्मचारी को लगे कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित हाथों में है। अगर आपने इस पूरी चर्चा को ध्यान से समझा है तो एक बात साफ हो जाती है कि रिटायरमेंट का पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, वह सालों की मेहनत, भरोसे और भविष्य की तैयारी का नाम होता है। और इसीलिए ऐसे फैसलों पर लगातार नजर रखना, सवाल पूछना और सही जानकारी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहे, इसके लिए इस चर्चा से जुड़े रहिए और ऐसे ही विश्लेषण सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह की गंभीर और जनहित से जुड़ी चर्चाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और गहरी रिपोर्टिंग लगातार आपके सामने आती रहे तो सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बन जाइए। लाइक करना भी मत भूलिए, क्योंकि आपकी पसंद ही ऐसे कंटेंट की ताकत बनती है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली अहम चर्चा आपसे छूट न जाए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अधिकारों और अपने भविष्य से जुड़े इन मुद्दों को समझ सकें। धन्यवाद।